हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं ये आपको पता ही चल गया होगा, ठीक है ना। फिर भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे जब प्रक्रम के तीसरे भाग परिवहन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि क्या है आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो मैं इतना ही आप लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि इन प्रश्नों को ज़रूर से पेपर में याद करके जाएँ, ठीक है ना। देखिए, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर को, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं हमारा कौन कौन सा क्वेश्चन दिया गया है। हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ गया भाई साहब। लिखा है कि लिखा गया है मनुष्य के हृदय को दायां एवं बायां भागों में बंटवारे से होने वाले लाभ का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर हम लिख देंगे ऐसे, मनुष्य के हृदय को दायां एवं बायां भागों में बंटवारे से होने वाले लाभ निम्नलिखित हैं। तो इसमें पहले पॉइंट ऐसे हम बनाकर लिख सकते हैं कि मनुष्य का हृदय दाएं एवं बाएं भागों में बंटवारे से यह दोहरे परिसंचरण में मदद करता है। मनुष्य के दोहरे परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रुधिर हृदय में 2 बार आता है। फिर उसी में आगे ऐसे लिखेंगे कि हृदय का दायां एवं बायां बंटवारा ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकता है। चूंकि हमारे शरीर में उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके लिए उच्च दक्षता पूर्ण ऑक्सीजन जरूरी है। फिर उसी में आगे ऐसे लिख देंगे, कुछ जीवों में शरीर का तापक्रम बनाए रखने के लिए दोहरा रुधिर परिसंचरण तंत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऐसे लिखा गया है कि हृदय क्या है, एक लेख द्वारा स्पष्ट कीजिए कि यह एक पंप के रूप में कार्य करता है। तो इसका आंसर भाई देख लेते हैं। पहला हेडिंग में से बना लेंगे हृदय, यानी कि हार्ट। ऐसे लिखेंगे कि हृदय मानव शरीर का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। हृदय हृदय विशेष प्रकार की हृदय पेशियों यानी कार्डियक मसल के द्वारा बना होता है। ये जीवन पर्यंत क्रियाशील होती हैं। हृदय विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्र करके विशेष वाहिनियों की सहायता से इसे विभिन्न अंगों में पहुंचाता है। मानव हृदय पंप के समान कार्य करता है। एक ओर यह रुधिर को ग्रहण करता है और दूसरी ओर दबाव के साथ उसे अंगों में या अंगों की ओर भेजता है। यह नियमित, सतत तथा जीवन पर्यंत काम करता रहता है। एक सामान्य मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 से 75 बार धड़कता है। इसे हम हृदय स्पंदन दर या हार्ट बीट कहते हैं, ठीक है ना। हार्ट बीट इंग्लिश में बोलते हैं, कहते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब भाई साहब हमारे से पूछा गया कि रक्त दाब क्या है, अधिकतम तथा न्यूनतम सामान्यतः कितना होता है। तो हमारी हेडिंग हो जाएगी रुधिर दाब या रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, इसे हम बोलेंगे बीपी। रुधिर बंद नलिकाओं में बहता है। जब इसे हृदय द्वारा पंप किया जाता है तो यह नलिकाओं की दीवार पर दबाव डालता है। इसी को रुधिर दाब कहते हैं। रुधिर दाब निलयों के संकुचन तथा शिथिलन के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। अब ऐसे लिखेंगे कि सामान्यतः अधिकतम रक्तदाब यानी कि सिस्टोलिक 120 mmHg तथा न्यूनतम रक्तदाब डायस्टोलिक 80 mmHg होता है। अतः हम कह सकते हैं कि मनुष्यों में सामान्य रुधिर दाब 120/80 mmHg होता है। अब प्लेटलेट द्वारा अनुरक्षण किस प्रकार से होता है, क्वेश्चन भी देख लेंगे कैसे होगा भाई साहब। अब हमारा हेडिंग हो जाएगा प्लेटलेट द्वारा अनुरक्षण, ठीक है ना। जब हम घायल हो जाते हैं और रक्तस्राव होने लगता है, जिसके कारण अतिरिक्त रक्तस्राव भी हो सकता है। अतिरिक्त रक्तस्राव से दाब में कमी आ जाएगी, जिससे पंपिंग प्रणाली की दक्षता में भी कमी आ जाएगी। इसे रोकने के लिए रुधिर में प्लेटलेट्स कोशिकाएं होती हैं जो पूरे शरीर में भ्रमण करती हैं और रक्तस्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग अवरुद्ध कर देती हैं, जिसके कारण हम अतिरिक्त रक्तस्राव से बच जाते हैं। तो ऐसे क्या होता है, आपका प्लेटलेट द्वारा अनुरक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि लसिका क्या है, इसके कार्यों पर प्रकाश डालिए। हेडिंग हमारा जाएगा लसिका, इंग्लिश में बोलते हैं लिम्फ। लसिका केशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर ऊतक के अंतराकोशिकीय अवकाश में आ जाते हैं तथा ऊतक तरल या लसिका का निर्माण करते हैं। लसिका एक अन्य प्रकार का द्रव है जो वहन में सहायता करता है, ठीक है ना। अब लिख देंगे लसिका के कार्य, फंक्शंस ऑफ लिम्फ। देख लेते हैं भाई साहब। पहला होगा पचा हुआ तथा क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका द्वारा होता है। फिर दूसरा हमारा कार्य हो गया कि यह कोशिका ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य हानिकारक उत्सर्जित पदार्थों को रक्त तक पहुंचाता है। तीसरा हमारा होगा यह कोशिकाओं के मध्य भोज्य पदार्थ, गैस, हार्मोन आदि का स्थानांतरण में सहायक होता है।
लसिका ग्रंथियों में प्रतिरक्षी का निर्माण होता है। पांचवा, लसिका द्रव्य ऊतक कोशिकाओं को नम रखने में सहायक होता है। इस प्रकार हमारा क्या क्वेश्चन का आंसर पूरा हुआ। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? इसकी क्रियाविधि का वर्णन कीजिए या इसका क्रियाविधि को समझाइए। अब हम लिख देंगे, हेडिंग हो जाएगी हमारे क्या, जल का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। मृदा से जल का अवशोषण पादपों की मूल में उपस्थित मूलरोमों द्वारा होता है। ये मूलरोम मृदा के कणों के बीच फंसे केशिका जल, ठीक है, इसको याद रखेंगे क्या, केशिका जल को ग्रहण करते हैं। अब देख लेंगे भाई इसकी क्रियाविधि क्या होती है। क्रियाविधि, मूलरोमों की कोशिका द्रव्य की सांद्रता अधिक होती है, जिसके कारण कोशिका द्रव्य का परासरण दाब मृदा के जल के परासरण दाब से अधिक होता है। अतः जल का उच्च दाब के कारण अर्धपारगम्य प्लाज्मा झिल्ली में से होकर अंतःशोषण द्वारा मूलरोम कोशिका में प्रवेश कर जाता है, अर्थात जल अनवरत गति से जड़ के जाइलम में जाता है और जल के स्तंभ का निर्माण करता है, जो लगातार ऊपर की ओर धकेला जाता है। इस प्रकार क्या हो जाएगा, आपका जल का परिवहन होता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? इसके विभिन्न प्रकार के महत्व का उल्लेख कीजिए, ठीक है ना। अब हेडिंग हो जाएगी क्या, वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपायरेशन। तो देखिएगा, पादप के वायवीय भागों के जीवित ऊतकों द्वारा अवशोषित जल का जलवाष्प के रूप में उत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। यह क्रिया या प्रक्रिया रंध्रों द्वारा होती है। अब हेडिंग हो जाएगा क्या, वाष्पोत्सर्जन के महत्व या आवश्यकता, जो भी ऐसे, ठीक है ना। फिर हमारा जाएगा ताप नियमन, पहले इसमें हेडिंग हो जाएगा ताप नियमन। वाष्पोत्सर्जन के कारण जल की वाष्प बनती है, जिससे ठंडक पैदा होती है, अतः पादप तेज गर्मी में झुलसने से बच जाते हैं। दूसरा हो जाएगा खनिज लवणों की प्राप्ति, ठीक है ना। इसमें इसलिए देंगे कि पादपों में जल का अवशोषण के साथ ही खनिज लवणों का भी अवशोषण होता है। अधिक वाष्पोत्सर्जन के कारण ही अधिक जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ अधिक खनिज लवण की आवश्यकता की पूर्ति होती है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा रसारोहण, ठीक है ना, रसारोहण। वाष्पोत्सर्जन के कारण चूसण दाब उत्पन्न होता है, जो रसारोहण के लिए अधिक आवश्यक है। चौथा हो जाएगा जल का वितरण या वितरण, हाँ ठीक है। वाष्पोत्सर्जन द्वारा पौधों के सभी भागों में पानी का वितरण समान रूप से होता है। फलों में शर्करा की सांद्रता, ठीक है, इसको देख लेते हैं भाई साहब। अधिक वाष्पोत्सर्जन के कारण फलों में शर्करा की सांद्रता बढ़ जाती है, जिससे फल अधिक मीठे हो जाते हैं। तो ये रह गया आपका क्या, वाष्पोत्सर्जन के महत्व। चलिए चलते हैं हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है? तो भाई साहब अंतर देख लेते हैं हम सब। ये दो कॉलम बनाएंगे, एक कॉलम लिखेंगे जाइलम और एक में क्या लिख देंगे, फ्लोएम या पोसवा, ठीक है ना, फ्लोएम, ठीक। तो इसमें पहला अंतर हो जाएगा, जाइलम मृदा से प्राप्त जल एवं खनिज को जड़ से पादप के अन्य भागों में पहुंचाता है। यह पत्तियों द्वारा बनाए गए खाद्य पदार्थों को पादप के सभी भागों में पहुंचाता है। और इसमें क्या हो जाएगा, जाइलम में पदार्थों का परिवहन वाहिकाओं तथा वाहिनिकाओं द्वारा होता है। और इसमें हो जाएगा, फ्लोएम में पदार्थों का परिवहन सहकोशिका तथा चालनी नलिकाओं द्वारा होता है। जाइलम द्वारा परिवहन उपमुखी यानी कि अपवर्ड दिशाओं में होता है। इसमें क्या हो जाएगा, फ्लोएम द्वारा परिवहन उपमुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है, यानी कि ऊपर नीचे दोनों होता है, ठीक है ना। इसमें क्या हो जाएगा, चौथा, जाइलम में परिवहन जल के अणुओं के वाष्पीकरण से उत्पन्न खिंचाव के कारण होता है। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें परिवहन एटीपी ऊर्जा का प्रयोग करते हुए परासरण दाब के कारण होता है। तो क्या हो गया, आपका अंतर हो गया जाइलम और फ्लोएम में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य के दोहरे परिसंचरण तंत्र की व्याख्या कीजिए, यह क्यों आवश्यक है? हमारा हेडिंग लग जाएगा ऐसे कि मानव में दोहरा रुधिर परिसंचरण, डबल ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमंस। इसको ऐसे लिख देंगे, मानव हृदय ऑक्सीकृत रुधिर और अनऑक्सीकृत रुधिर को विभिन्न अंगों तक प्रवाहित करता है। परिसंचरण के दौरान मानव हृदय में रुधिर 2 बार आता है, इसी कारण इस परिसंचरण को हम दोहरा परिसंचरण कहते हैं। इस परिसंचरण को हम 2 चरणों में विभक्त कर सकते हैं। पहला हमारा हो जाएगा फुफ्फुसीय
परिसंचरण, पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसमें हम ऐसे लिखेंगे, मनुष्य के दोहरे परिसंचरण में हृदय के दाएं अलिंद में संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रुधिर आता है। अलिंद से यह अशुद्ध रुधिर दाएं निलय में पहुंचता है और दाएं निलय से फिर यह रुधिर फुफ्फुस चाप द्वारा शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में चला जाता है। इस पूर्ण परिसंचरण परिपथ को फुफ्फुसीय परिसंचरण कहते हैं। हमारा नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा दैहिक परिसंचरण, यानी कि सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। दूसरा क्या होता है? दैहिक परिसंचरण। इस परिसंचरण परिपथ में जो अशुद्ध रुधिर फेफड़ों से फुफ्फुस सिराओं द्वारा हृदय के बाएं अलिंद में आता है, वह शुद्ध रुधिर बाएं अलिंद से बाएं निलय में पहुंचता है और दैहिक महाधमनी द्वारा संपूर्ण शरीर में विसरित हो जाता है। इस परिसंचरण को दैहिक परिसंचरण कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? आपका द्वारा परिसंचरण तंत्र खत्म हो गया, ठीक है ना। तो इसको देख लेते हैं। अब इसकी क्या होती है? उपयोगिता, यानी कि आवश्यकता इसकी क्या है? द्विपरिवहन की आवश्यकता। हेडिंग क्या हो जाएगी? द्विपरिवहन की आवश्यकता। तो इसको देख लेंगे। मानव हृदय का दायां तथा बायां भाग ऑक्सीजनित व विऑक्सीजनित रुधिर को मिलने नहीं देते हैं। ऑक्सीजनित व विऑक्सीजनित रुधिर के अलग अलग रहने से शरीर में ऑक्सीजन बहुत प्रभावी तरीके से पहुंचती है। मानव के लिए यह बहुत ही लाभप्रद है या लाभदायक है। ठीक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के हृदय की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। यानी कि संरचना, आंतरिक संरचना के बारे में लिखना भी है और उसका चित्र भी बनाना है। हृदय की आंतरिक संरचना हमारा क्या हो जाएगा? हेडिंग हो जाएगा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। इसको देख लेंगे भाई साहब। हृदय की आंतरिक संरचना को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। अब पहला हो जाएगा क्या? हेडिंग इसमें हो जाएगा अलिंद एवं निलय, आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल। इसमें पहला पॉइंट ऐसे लिख देंगे कि भाई साहब की मानव हृदय के अनुलंब काट के अध्ययन में 2 अलिंद तथा 2 निलय दिखाई देते हैं। अलिंदों की दीवारें पतली जबकि निलयों की दीवारें मोटी होती हैं। दोनों अलिंद अंतरा अलिंदीय पट्ट तथा निलय अंतरानिलयी खांच द्वारा पृथक होते हैं। मानव हृदय में बायां अलिंद सबसे बड़ा वेश्म होता है। अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग ऐसे होगा कि महाशिरा, ठीक है ना, वेना केवा। इसमें देख लेते हैं भाई साहब क्या लिखा जाएगा। दाहिने अलिंद में 2 मोटी महाशिराएं अलग अलग छिद्रों द्वारा खुलती हैं। इन्हें अग्र महाशिरा तथा पश्च महाशिरा कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग तीसरा, स्पंदन केंद्र, ठीक है ना, पेस मेकर। इसका होता है सब दाएं अलिंद में महाशिराओं के छिद्रों के समीप शिरा अलिंद गांठ होती है जो स्पंदन केंद्र या पेसमेकर कहलाती है। नेक्स्ट हेडिंग फुफ्फुस एवं धमनी महाकांड। देखिएगा, इसमें इसे लिखेंगे कि दाएं निलय से फुफ्फुस चाप निकलती है जो अशुद्ध रुधिर को फेफड़ों तक पहुंचाता है। फिर क्या? बाएं निलय से धमनी महाकांड चाप निकलता है जो संपूर्ण शरीर में शुद्ध रुधिर पहुंचाता है। इन पॉइंट को याद रखिएगा ध्यान से, ठीक है ना। फिर तीसरा ऐसे अलिंद निलय छिद्र द्वारा निलय में खुलता है। इन छिद्रों पर कपाट लगे होते हैं जो रुधिर को अलिंद से निलय में जाने देते हैं परंतु वापस नहीं आने देते हैं। बढ़ते हैं सब आगे। पांचवा हमारा जाएगा त्रिवलन तथा द्विवलन कपाट, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व। इसको ऐसे लिख देंगे भाई साहब कि दाएं अलिंद व निलय के मध्य अलिंद निलय कपाट में 3 वलन होते हैं, अतः ये त्रिवलनी कपाट या ट्राइकस्पिड वाल्व कहलाते हैं। और नेक्स्ट ऐसे लिख देंगे कि बाएं अलिंद व निलय के मध्य कपाट पर 2 वलन होते हैं जिसे द्विवलनी या बाइकस्पिड कपाट कहते हैं, ठीक है ना। अब देख लेंगे भाई साहब मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना का चित्र कैसे बनाया जाएगा। इसको क्या करेंगे आप लोग? प्रैक्टिस कर लेंगे बार बार और सारे नाम क्या करेंगे? याद रख लेंगे। तो आज के लिए बस इतने ही क्या थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चन को आप पेपर में जरूर से याद करके जाएगा, ठीक है ना। बस